तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का या कहूँ इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी रटने वाली आदत को हमेशा के लिए बदलना है। और वो हम कैसे करेंगे? हम आज एक बहुत ही खास स्लाइड का विश्लेषण करने वाले हैं जो विशेष रूप से एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1 से लेकर 20 तक बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम्स मौजूद हैं। मतलब हम हर शब्द, हर वाक्य और स्लाइड के हर चित्र को एक कहानी की तरह अपनी विजुअल मेमोरी में सेव करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपनी उस स्लाइड पर आते हैं। सबसे ऊपर बड़ी हेडिंग दी गई है इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर एसएससी। हाँ, और इसके ठीक नीचे पहले मुहावरे से शुरुआत होती है। पहला है 1 अ बैड हेयर डे। सही, जिसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिखा है अ डे व्हेन थिंग्स जस्ट कीप गोइंग रॉन्ग। और इसका हिंदी मीनिंग दिया गया है मनहूस दिन। अब इस मुहावरे को गहराई से समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है I spilled coffee on my laptop and lost my keys. It's definitely a bad hair day. मतलब अगर इसे हिंदी में समझें तो इसका अर्थ है कि मैंने अपने लैपटॉप पर कॉफ़ी गिरा दी और मेरी चाबियां भी खो गईं। ये निश्चित रूप से एक मनहूस दिन है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस इडियम में हेयर या बालों का ही जिक्र क्यों है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। दिन खराब है तो बाल बीच में कहाँ से आ गए? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जब सुबह उठकर शीशे में देखता है और उसके बाल अस्त व्यस्त होते हैं तो उसके मन में एक भावना बैठ जाती है कि आज कुछ भी सही नहीं होने वाला। शुरुआत ही खराब हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और स्लाइड में जो पिक्चर दी गई है वो इस भावना को पूरी तरह जीवंत कर रही है। हाँ, इस चित्र में एक अस्त व्यस्त डेस्क है, चारों तरफ कागज बिखरे हुए हैं और एक बहुत ही परेशान आदमी कुर्सी पर बैठा अपनी झुंझलाहट में अपने बाल नोच रहा है। बिल्कुल, यही तो है असली बैड हेयर डे। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत पूरे दिन का मिजाज तय कर देती है। लेकिन जब ये बैड हेयर डे सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रहकर हफ्तों या महीनों तक खींच जाए तो स्थिति बदल जाती है। सही कहा। और इसी विचार से जुड़ता है स्लाइड का अगला मुहावरा जो है 2 अ बैड पैच। हाँ, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ टफ पीरियड इन लाइफ और इसका हिंदी मीनिंग है कठिनाई का दौर। इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। द बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच राइट नाउ। यानी व्यापार इस समय कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, ये जो पैच शब्द है ना, इसका इतिहास खेती और सड़कों से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? जैसे किसी एकदम चिकनी सड़क पर अचानक कोई बहुत ऊबड़ खाबड़ या गड्ढों वाला हिस्सा आ जाए, यानी बैड पैच आ जाए, तो हमें गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल धीमी करनी पड़ती है। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्लाइड के चित्र को देखिए, एक बेंच पर बैठा हुआ एक बेहद निराश आदमी दिखाई दे रहा है। और उसके ठीक पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर फेलिंग बिजनेस लिखा है। हाँ, तो ये तस्वीर बैड हेयर डे की क्षणिक झुंझलाहट से कहीं ज्यादा गहरी निराशा को दर्शा रही है। सही बात है। और हर इंसान जो इस कठिनाई के दौर से गुजरता है ना, उसकी यही चाहत होती है कि जल्द से जल्द कोई बहुत ही सुकून भरी स्थिति आ जाए। और यहीं से हमारी स्लाइड का तीसरा मुहावरा सामने आता है। लिखा है 3 अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ कंफर्टेबल एंड ईजी सिचुएशन और इसका हिंदी मीनिंग यहाँ दिया है आरामदायक स्थिति। चलिए इस मुहावरे का एग्जाम्पल समझते हैं। पेरेंटिंग इजंट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब इसका अनुवाद करें तो बच्चों का पालन पोषण करना हमेशा आरामदायक स्थिति या फूलों की सेज नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक दुविधा आ रही है। बताइए, क्या दुविधा है? अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो गुलाब के फूलों में तो कांटे भी होते हैं ना, है ना? तो क्या बेड ऑफ रोजेज असल में पूरी तरह से आरामदायक स्थिति है या ये सिर्फ बाहर से आकर्षक दिखने वाली कोई चीज है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दरअसल जब 16वीं शताब्दी की कविताओं में पहली बार बेड ऑफ रोजेस का इस्तेमाल हुआ था तो कवियों का ध्यान सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियों की कोमलता और महक पर था। अच्छा, मतलब कांटों को इग्नोर कर दिया गया। हाँ, मुहावरों की दुनिया में हम उस वस्तु के सबसे प्रमुख गुण को लेते हैं, इसलिए ये पूर्ण सुख का प्रतीक बन गया। स्लाइड के पिक्चर में भी देखिए। हाँ, एक बहुत ही शाही शानदार कमरा दिखाया गया है। बिल्कुल, जिसमें एक मखमली कुर्सी है और चारों तरफ लाल गुलाब के फूल रखे हुए हैं।
ये दृश्य किसी भी व्यक्ति को एकदम आराम का एहसास कराता है। ये स्पष्टीकरण काफी तार्किक है, लेकिन जीवन हमेशा इस शाही कमरे जितना आरामदायक नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। असल जिंदगी तो बहुत भागदौड़ भरी होती है। और इसे हमारी स्लाइड का चौथा मुहावरा बखूबी दर्शाता है, जो है 4 पॉइंट अ बी हाइव, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ वेरी बिजी प्लेस। और इसका हिंदी मीनिंग है व्यस्त जगह। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द स्टॉक मार्केट फ्लोर इज अ बी हाइव ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। यानी ट्रेडिंग के समय शेयर बाजार का फ्लोर एक बहुत ही व्यस्त जगह, या कह सकते हैं एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। एकदम सही। और स्लाइड के चित्र में भी एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला व्यस्त बाजार दिखाया गया है। हाँ, जहां अनगिनत लोग अपने अपने कामों में तेजी से लगे हुए हैं, बिल्कुल उन मधुमक्खियों की तरह जो कभी आराम नहीं करती। सही कहा आपने। यहाँ जानवरों और कीड़े मकोड़ों का जिक्र बार बार आ रहा है। मैं सोच रहा था, मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हम इंसानों की प्रवृत्तियों को समझाने के लिए जानवरों का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी जड़ें मानव विकास के इतिहास में हैं। देखिए, इंसानी भावनाएं बहुत जटिल और अमूर्त होती हैं। हाँ, उन्हें शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन जानवरों का व्यवहार बहुत ही स्पष्ट और एक तरफा होता है। जैसे मधुमक्खी हमेशा व्यस्त रहती है। अच्छा, तो जब हम किसी व्यस्त दफ्तर को बी हाइव कहते हैं, तो दिमाग को कोई जटिल व्याख्या नहीं करनी पड़ती। एकदम सही पकड़ा आपने। वो तुरंत उस भिनभिनाते और लगातार काम करते छत्ते की तस्वीर सामने ले आता है। कमाल की एनालॉजी है। तो ये एनालॉजी समझने के बाद अब हम स्लाइड के अगले हिस्से पर आते हैं। यहाँ एक बार फिर से वही मुख्य हेडिंग दी गई है, इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर एसएससी। हाँ, अब देखिए, जहाँ बी हाइव जैसी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उस भीड़ को खींच रही हो। बिल्कुल, और यही हमारा 5वां ईडियम है, 5, अ बिग ड्रॉ, जिसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अ ह्यूज क्राउड। और इसका हिंदी मीनिंग है बहुत बड़ा आकर्षण। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द फेमस सिंगर वॉज अ बिग ड्रॉ एट द लोकल फेस्टिवल। इसका अर्थ है कि वो मशहूर गायक स्थानीय उत्सव में बहुत बड़ा आकर्षण था, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। चित्र में भी एक विशाल कॉन्सर्ट चल रहा है और वहां हजारों की संख्या में भीड़ जमा है। और पता है, ये जो ड्रॉ शब्द है ना, इसका मूल अर्थ ही किसी चीज को अपनी तरफ खींचना होता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। बिल्कुल, और अक्सर इस बड़े आकर्षण के लालच में इंसान बहुत बड़ी गलतियां भी कर बैठता है। हाँ, ये तो है। तो इसी लालच से बचने की सलाह देता है हमारा छठा मुहावरा, 6, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। जिसका इंग्लिश मीनिंग है इट्स बेटर टू होल्ड ऑन टू अ श्योर थिंग देन रिस्क इट फॉर समथिंग पोटेंशियली बेटर। और इसका हिंदी मीनिंग है 9 नकद न 13 उधार। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I'll take the guaranteed small bonus rather than risking it on a gamble. A bird in hand is worth 2 in the bush. मतलब जुए में जोखिम उठाने के बजाय गारंटीशुदा छोटा बोनस लेना ज्यादा बेहतर है। आखिरकार 9 नकद न 13 उधार। एकदम सही। और चित्र में देखिए, एक व्यक्ति के हाथों में एक पक्षी सुरक्षित रूप से पकड़ा हुआ है। हाँ, जबकि बैकग्राउंड में झाड़ियों के बीच 2 और पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं, जो कभी भी उड़ सकते हैं। बिल्कुल, वही तो रिस्क है। लेकिन अगर हम इस मुहावरे को थोड़ी और गहराई से विश्लेषित करें, तो क्या ये हमें हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहने की सलाह नहीं दे रहा है? मतलब इतिहास गवाह है कि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। तो क्या यह मुहावरा आज के समय में प्रासंगिक है? आपका ये आलोचनात्मक नजरिया एकदम सही है। देखिए, हर मुहावरा हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। लेकिन क्या, अगर इस विशेष चर्चा को हम एसएससी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में रखें, तो ये मुहावरा संजीवनी बूटी जैसा है। अच्छा, वो कैसे, जरा समझाइए। अक्सर छात्र परीक्षा से ठीक 1 हफ्ते पहले उन कठिन टॉपिक्स के पीछे भागने लगते हैं जिन्हें उन्होंने छुआ तक नहीं है। ओह, मतलब वो झाड़ी में बैठे 2 पक्षी हैं। बिल्कुल। और इस चक्कर में वे उस सिलेबस का रिवीजन छोड़ देते हैं जो उन्हें अच्छे से आता है, यानी हाथ का पक्षी। कमाल का विश्लेषण है। तो परीक्षा के दबाव में जो ठोस रूप से हाथ में है, उसे पक्का करना ही बुद्धिमानी है। एकदम 100% सच। चलिए अब हाथ के पक्षी से अपना नजरिया थोड़ा ऊपर उठाते हैं। स्लाइड का 7वां मुहावरा है 7, अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ ब्रॉड ओवरव्यू फ्रॉम अ हाई वैंटेज पॉइंट। और इसका हिंदी मीनिंग है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य।
इसका एग्जाम्पल है द ड्रोन गेव अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर कैंपस। अनुवाद करें तो ड्रोन ने पूरे कैंपस का ऊंचाई से एक विस्तृत दृश्य दिखाया। और चित्र में भी किसी बहुत बड़े और सुंदर कैंपस या शहर का आसमान से लिया गया एक विस्तृत नज़ारा दिखाया गया है, जहां से हर इमारत और सड़क एक साथ नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और जब चीजों को जमीन से ना देखकर इस तरह ऊंचाई से, यानी एक बर्ड्स आई व्यू से देखा जाता है ना, तो कई बार वो चीजें भी समझ में आ जाती हैं जो पहले बुरी लग रही थी। और इसी सोच पर आधारित है हमारा 8वां इडियम 8 अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट इनिशियली सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। और इसका हिंदी मीनिंग है दुख के भेष में सुख। एग्जाम्पल देखते हैं। लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब नौकरी छूटना शुरुआत में तो एक सदमा लगा, लेकिन बाद में ये दुख के भेष में सुख साबित हुआ। हाँ, ऐसा अक्सर तब होता है जब एक दरवाजा बंद होने पर इंसान मजबूरी में कुछ नया आजमाता है, जो अंततः उसके लिए कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है। सही कहा। और इस मुहावरे का चित्र बहुत ही गहरे अर्थ वाला है। तस्वीर के एक हिस्से में गहरा अंधेरा और भयंकर तूफान है, जो उस शुरुआती दुख को दर्शाता है। और दूसरे हिस्से में एक खूबसूरत इंद्रधनुष के साथ उजला दिन है, जो उस छिपे हुए सुख का प्रतीक है। एकदम सटीक। तो अब हम स्लाइड के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ फिर से मुख्य हेडिंग मौजूद है, इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर एसएससी या समाज का चहेता बन जाता है। और यहीं आता है नवा मुहावरा 9 अ ब्लू आइड बॉय, जिसका इंग्लिश मीनिंग है समवन हु इज हाईली फेवर्ड। और इसका हिंदी मीनिंग है आंखों का तारा। इस मुहावरे का एग्जाम्पल है He gets all the easy projects because he is the manager's blue-eyed boy. यानी उसे सारे आसान प्रोजेक्ट्स इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वो मैनेजर की आंखों का तारा है। चित्र में भी एक ऑफिस का दृश्य है जहां एक मैनेजर अपने खास कर्मचारी की बहुत तारीफ कर रहा है और बाकी लोग बस उन्हें देख रहे हैं। और आपको पता है, पुराने समय में नीली आंखों को बहुत ही दुर्लभ और खास माना जाता था, इसीलिए जो व्यक्ति सबसे खास होता था उसे ब्लू आइड कहा जाने लगा। अरे वाह, ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा आंखों का तारा बना रहता है, उसके जीवन में भी कभी ना कभी अप्रत्याशित मुसीबतें आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। और 10वां मुहावरा इसी सच्चाई को बयान करता है। 10 अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ सडन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर और सरप्राइज। और इसका हिंदी मीनिंग है आकस्मिक घटना। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हर सडन रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका अर्थ है कि उसका अचानक इस्तीफा देना एक बिल्कुल आकस्मिक घटना की तरह था। इस मुहावरे की उत्पत्ति भी काफी रोचक लग रही है। बहुत रोचक है। देखिए, द ब्लू का मतलब यहाँ साफ नीला आसमान है। अगर काले घने बादलों के बीच से बिजली गिरे तो वो सामान्य बात है। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर एकदम साफ नीले आसमान से अचानक बिजली यानी बोल्ट गिर जाए तो वो सबसे बड़ा झटका होता है। बिल्कुल, और चित्र में ठीक ऐसा ही दृश्य है। एक साफ नीले आसमान से अचानक एक भयानक बिजली नीचे गिर रही है। और जब ऐसी अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटनाएं घटती हैं तो वे लोगों के बीच विवाद खड़ा कर देती हैं। सही कहा। और 11वां मुहावरा है 11 अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ सब्जेक्ट दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट। और इसका हिंदी मीनिंग है झगड़े की जड़। एग्जाम्पल देखते हैं। The inheritance was a major bone of contention among the siblings. अगर इसे समझें तो संपत्ति या वसीयत भाई बहनों के बीच झगड़े की एक बहुत बड़ी जड़ थी। जैसे दो भूखे कुत्तों के बीच अगर एक हड्डी डाल दी जाए तो वो उसके लिए आपस में लगने लगते हैं। बिल्कुल, ये मुहावरा वहीं से निकला है। स्लाइड के चित्र में भी दो लोग एक कागज जिस पर इनहेरिटेंस लिखा है उसे लेकर आपस में खींचतान करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और जब झगड़ा इस स्तर पर पहुंच जाए ना, तो स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो बात को और बिगाड़ देता है। हाँ, और हमारा 12वां मुहावरा ऐसे ही लोगों के लिए है। 12 अ बुल इन अ चाइना शॉप, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ वेरी क्लमजी पर्सन स्पेशली इन अ डेलिकेट सिचुएशन। और इसका हिंदी मीनिंग है शीश महल में बंदर। इसका एग्जाम्पल है ट्राइंग टू नेगोशिएट अ पीस ट्रीटी, ही एक्टेड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप।
यानी शांति समझौते जैसी नाजुक बातचीत में उसने बिल्कुल शीश महल में बंदर की तरह बर्ताव किया और पूरा मामला बिगाड़ दिया। यहाँ चाइना का मतलब देश नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। चाइना का मतलब यहाँ चीनी मिट्टी के वो बेहद नाजुक और महंगे बर्तन हैं। पिक्चर में भी एक विशाल और गुस्सैल असली सांड एक नाजुक बर्तनों की दुकान के बीचों बीच खड़ा है। इस मुहावरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से चीजों को गिराने के बारे में नहीं है। मान लीजिए किसी परिवार में कोई बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा चल रहा हो। हाँ। और कोई सदस्य वहां जाकर बिना सोचे समझे कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगे। हाँ। ये भी तो अब बोले ना चाइना शॉप वाली ही स्थिति हुई ना, जहां भावनाएं उन नाजुक बर्तनों की तरह टूट जाती हैं। ये एकदम सही और गहरी एनालॉजी है। मुहावरे का असली अर्थ यही है कि जहां टैक्ट यानी कूटनीति और संवेदनशीलता की जरूरत हो, वहां आक्रामकता और बेवकूफी का प्रदर्शन करना स्थिति को तबाह कर देता है। बिल्कुल। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्लाइड के चौथे भाग की ओर। यहाँ सबसे ऊपर फिर से वही हेडिंग है, इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर एसएससी। और देखिए, जब कोई सांड शीश महल में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दे, तो पीछे एक ही सवाल बचता है कि अब इस बर्बादी को कैसे ठीक किया जाए। हाँ, यही हमारा 13वां मुहावरा है, 13, अ बर्निंग क्वेश्चन, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ क्रूशियल और हाईली डिबेटेड इशू। और इसका हिंदी मीनिंग है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका एग्जाम्पल है, हाउ वी विल फंड दिस प्रोजेक्ट रिमेन्स अ बर्निंग क्वेश्चन। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए धन कहाँ से आएगा, ये अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। चित्र में एक व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर एक जलता हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है। हाँ, और यहाँ बर्निंग शब्द इस बात का प्रतीक है कि इस सवाल को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता, इस पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सही बात है। लेकिन कभी-कभी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो समाधान निकलता है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान होता है। और यहीं से जुड़ता है 14वां मुहावरा 14, अ केक वॉक, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एन एक्सट्रीमली सिंपल टास्क। और इसका हिंदी मीनिंग है अत्यंत सरल। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैथ एग्जाम वॉज एन एब्सोल्यूट केक वॉक फॉर हिम। मतलब गणित की परीक्षा उसके लिए अत्यंत सरल थी। इस मुहावरे का इतिहास भी बड़ा मजेदार है। ये 19वीं सदी के अमेरिका से जुड़ा है, जहां एक विशेष प्रकार की नृत्य प्रतियोगिता होती थी। अच्छा। हाँ, और जो सबसे अच्छा और आसानी से नाचता था उसे इनाम के रूप में केक दिया जाता था। अरे वाह! तो वहीं से ये शब्द किसी भी बहुत आसान काम के लिए रूढ़ हो गया। बिल्कुल। स्लाइड की पिक्चर में भी एक खुश मिजाज छात्र बैठा है, जिसके हाथ में A+ ग्रेड वाला पेपर है और सामने मेज पर एक स्वादिष्ट केक रखा है। काश कि हर समस्या का समाधान इतना आसान या केक वॉक होता, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। एकदम उलट है। कई बार पुरानी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हमारा 15वां मुहावरा है 15, अ कैन ऑफ वर्म्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, और इसका हिंदी मीनिंग है जटिल परिस्थिति। चलिए एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। Investigating the old files opened up a massive can of worms. इसका अर्थ है कि पुरानी फाइलों की जांच करने से एक बहुत ही जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और इसका ओरिजिन सुनिए। मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो वो चारे के लिए एक टिन के डिब्बे में बहुत सारे कीड़े यानी वर्म्स रखते हैं। हाँ, वो तो है। अब अगर वो डब्बा गलती से खुल जाए तो सारे कीड़े आपस में उलझकर चारों तरफ फैल जाते हैं और उन्हें वापस डिब्बे में डालना नामुमकिन हो जाता है। बाप रे, वो तो सच में जटिल परिस्थिति है। चित्र में बिल्कुल यही दृश्य है, एक खुला हुआ टिन का डिब्बा जिससे ढेरों कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल रहे हैं। हाँ, और ऐसी जटिल परिस्थितियों या फैले हुए कीड़ों को संभालने के लिए किसी बहुत ही मजबूत रणनीति की जरूरत होती है। बिल्कुल, और ऐसी ही एक क्लासिक रणनीति है हमारा 16वां मुहावरा 16, अ कैरेट एंड अ स्टिक अप्रोच, जिसका इंग्लिश मीनिंग है मोटिवेटिंग समवन बाय यूजिंग बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। और इसका हिंदी मीनिंग है साम दाम दंड भेद। इसका एग्जाम्पल है, The boss uses a carrot and stick approach to keep the sales team working hard. मतलब बॉस अपनी टीम से काम निकालवाने के लिए इनाम और सजा दोनों की रणनीति अपनाता है। सही। इसका मूल एक पुरानी कहावत में है, जहां एक खच्चर को आगे बढ़ाने के लिए उसके मुंह के सामने एक छड़ी से गाजर लटका दी जाती है, यानी इनाम, और पीछे से उसे डंडे से मारा जाता है, यानी सजा। बिल्कुल। पिक्चर में भी एक बॉस खड़ा है जिसके एक हाथ में लटकती हुई गाजर है और दूसरे हाथ में एक कठोर डंडा। अगर इसे एसएससी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से देखें
तो ये बहुत ही व्यावहारिक है। वो कैसे? जो छात्र खुद पर ये रणनीति अपनाते हैं ना, जैसे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने पर खुद को मनपसंद खाना खिलाना, यानी कैरेट, और कम नंबर आने पर सोशल मीडिया बंद करके अतिरिक्त पढ़ाई करना, यानी स्टिक, वे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं। अरे, ये तो आत्मानुशासन का बहुत ही शानदार तरीका है ना? अब हम अपनी स्लाइड के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ पहुंचे हैं। यहाँ अंतिम बार हेडिंग दी गई है इंपॉर्टेंट इडियम्स फॉर एसएससी। और जब कोई लगातार कठोर अनुशासन और सही रणनीति का पालन करता है तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन आता है, जो है हमारा 17वां मुहावरा 17, अ चेंज ऑफ हार्ट, जिसका इंग्लिश मीनिंग है रिवर्सिंग वंस ओपिनियन और एटीट्यूड। और इसका हिंदी मीनिंग है विचार में बदलाव। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ओरिजिनली हेटेड द आइडिया बट हैड अ सडन चेंज ऑफ हार्ट। इसका मतलब है कि शुरुआत में उसे ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अचानक उसके विचारों में गहरा बदलाव आ गया। इंसान का दिल हमेशा से उसकी भावनाओं और गहरे विश्वासों का केंद्र माना गया है। इसलिए जब सोच पूरी तरह पलट जाए तो उसे चेंज ऑफ हार्ट कहा जाता है। बिल्कुल। चित्र में भी एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो अपने सीने में एक बहुत ही चमकते हुए लाल दिल को महसूस कर रहा है। और जब ये विचार में बदलाव सकारात्मक दिशा में होता है ना, तो जो चीजें पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वे बिल्कुल आसान लगने लगती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा 18वां इडियम 18, अ चाइल्ड्स प्ले, जिसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इनक्रेडिबली इजी, और इसका हिंदी मीनिंग है बच्चों का खेल। इसका एग्जाम्पल है फिक्सिंग दिस कंप्यूटर ग्लिच इज जस्ट चाइल्ड्स प्ले फॉर एन IT एक्सपर्ट। यानी इस कंप्यूटर की खराबी को ठीक करना किसी IT विशेषज्ञ के लिए महज बच्चों का खेल है। स्लाइड की पिक्चर में एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठकर अपने खिलौने वाले ब्लॉक्स के साथ बिना किसी तनाव के बहुत ही आसानी और मजे से खेलता हुआ दिख रहा है। कई बार कुछ काम इसलिए भी आसान लगते हैं क्योंकि उस काम का हुनर माता पिता से विरासत में मिलता है। सही कहा। और इसी विचार को आगे बढ़ाता है 19वां मुहावरा 19, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका इंग्लिश मीनिंग है समवन हु स्ट्रांगली रिजेंबल्स देयर पेरेंट इन बिहेवियर और कैरेक्टर। और इसका हिंदी मीनिंग है जैसा बाप वैसा बेटा। एग्जाम्पल है जस्ट लाइक हिज डैड ही लव्स बिल्डिंग थिंग्स, ही इज ट्रूली अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मतलब बिल्कुल अपने पिता की तरह उसे भी चीजें बनाना पसंद है। वो सच में जैसा बाप वैसा बेटा है। ये मुहावरा लकड़ी या पत्थर की नक्काशी से आया है। जब किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े यानी ओल्ड ब्लॉक से कोई छोटा टुकड़ा यानी चिप कटकर गिरता है तो वो बिल्कुल उसी लकड़ी का बना होता है। हाँ, पिक्चर में भी एक पिता और उसका छोटा पुत्र एक साथ खड़े होकर लकड़ी का काम करते हुए बहुत खुश दिख रहे हैं। अब हम अपनी स्लाइड की बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। जीवन में कितनी भी अच्छी विरासत मिली हो या काम कितने भी आसान हो, लेकिन खतरे कभी भी बताकर नहीं आते। ये बात तो है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भारी मुसीबत आती है और बस कुछ ही इंच के फासले से गुजर जाती है। यही है हमारा 20वां इडियम 20, अ क्लोज शेव, जिसका इंग्लिश मीनिंग है बेली एस्केपिंग डेंजर और इसका हिंदी मीनिंग है बाल बाल बचना। चलिए ये आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। द कार मिस्ड अस बाय इंचेस, दैट वाज अ क्लोज शेव। अनुवाद करें तो कार हमारे पास से कुछ ही इंच की दूरी से निकल गई, हम बाल बाल बचे। पुराने समय में जब नाई उस्तरे से दाढ़ी बनाते थे तो ब्लेड त्वचा के इतने करीब से गुजरता था कि जरा सी चूक से गहरा कट लग सकता था। अरे हाँ, वहीं से ये मुहावरा खतरे के बिल्कुल पास से गुजरने के लिए इस्तेमाल होने लगा। चित्र में भी एक तेज रफ्तार कार दिखाई गई है जो सड़क पार कर रहे एक राहगीर को टक्कर मारते मारते बिल्कुल उसके करीब से निकल जाती है। ये तस्वीर सच में धड़कनें बढ़ा देने वाली है। बिल्कुल।